तो सबसे पहले आपको आरबीआई के उस फैसले के बारे में बताते हैं जिसने कई लोगों को बेचैन कर दिया है, क्योंकि इस फैसले के तहत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने देश में इस्तेमाल होने वाले 2000 रुपए के सभी नोटों को अब वापस लेने का फैसला किया है। यह फैसला इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इस समय भारत में 2000 रुपए के कुल 181 करोड़ नोट इस्तेमाल हो रहे हैं, जिनकी कीमत 3,62,000 करोड़ रुपए है। लेकिन ये सारे नोट अब 30 सितंबर के बाद लीगल टेंडर नहीं माने जाएंगे, और लीगल टेंडर का मतलब उस करेंसी या मुद्रा से होता है जो कानूनी रूप से वैध मानी जाती है। और इस हिसाब से 30 सितंबर के बाद 2000 रुपए के ये 181 करोड़ नोट कानूनी रूप से वैध नहीं माने जाएंगे, यानी ये कागज का टुकड़ा बन जाएंगे। आगे बढ़ने से पहले आपको दिखा देता हूं, ये वो 2000 रुपए का नोट है। अपने दर्शकों को हम दिखा देते हैं, आप अच्छी तरह से जी भर के इस नोट को आज देख लीजिए। अब इस नोट की दो कहानियां हैं। हमारे देश में ऐसे भी लोग हैं जिनके पास ये 2000 रुपए के नोट बहुत प्रचुर मात्रा में है, बहुत ज्यादा है। वो लोग आज बड़ा परेशान हो रहे होंगे, उनके लिए तो आज की रात बड़ी भारी होने वाली है। और कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने कई महीनों से 2000 रुपए का नोट देखा भी नहीं होगा, उनके पास होगा भी नहीं और उन्होंने देखा भी नहीं होगा। इसलिए आप भी अब इसके कुछ आखिरी दर्शन कर लीजिए। कुछ महीनों के बाद ये 2000 रुपए का नोट अब आपको देखने के लिए भी नहीं नसीब होगा। आरबीआई का कहना है कि इस समय जिन लोगों के पास भी 2000 रुपए के नोट हैं, वो लोग 23 मई से 30 सितंबर तक इन्हें अपने बैंक में जमा कर सकते हैं, या वो चाहें तो इन्हें एक्सचेंज करके इनके बदले में 500, 200 और 100 रुपए के नोट वापस ले सकते हैं। इसलिए यह प्रक्रिया, आप एक तिथि याद कर लीजिए, 23 मई से यह प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, जब आप देश के किसी भी बैंक में जा सकते हैं और आप इन्हें जमा भी करा सकते हैं और इनके बदले नया नोट भी ले सकते हैं, जो कि 2000 रुपए का नहीं होगा, किसी और डिनोमिनेशन का होगा। और यह काम आपको 30 सितंबर इस साल तक कर लेना है। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति 2000 रुपए के नोट अपने बैंक खाते में जमा कराना चाहता है तो वो कल से ही ऐसा कर सकता है, लेकिन इन नोटों को बदलने की जो प्रक्रिया है वो 23 मई से शुरू होगी और फिर यह प्रक्रिया 30 सितंबर तक ऐसे ही जारी रहेगी। यहां दो और बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहली बात, बैंकों के अलावा आप ये नोट आरबीआई द्वारा बनाए गए केंद्रों पर भी बदलवा सकते हैं। देश भर में आरबीआई के 19 रीजनल ऑफिसेज हैं, जहां इन नोटों को 23 मई से 30 सितंबर के बीच बदला जा सकेगा। दूसरी बात यह कि कोई भी व्यक्ति एक बार में 20,000 रुपए के नोट ही एक्सचेंज करा सकता है, यानी ये जो 2000 रुपए के ज्यादा से ज्यादा 10 नोट आप एक बार में एक्सचेंज करा सकते हैं। यानी अगर किसी के पास 2000 रुपए के 50 नोट हैं तो ये 1 लाख रुपए आप एक बार में नहीं बदलवा पाएंगे। एक बार में आप 2000 रुपए के सिर्फ 10 नोट ही बदलवा सकते हैं, ये अपर लिमिट है। इसका मतलब यह भी है कि जिन लोगों ने 2000 रुपए के ढेर सारे नोट अपनी तिजोरियों में बंद करके रखे हैं, छिपा कर रखे हुए हैं, उनकी चिंताएं अब बहुत बढ़ जाएंगी। हालांकि आरबीआई ने लोगों को पूरा समय दिया है 30 सितंबर तक। आपके पास ये नोट बदलवाने के लिए पूरे 130 दिन हैं। और इसके अलावा आरबीआई ने सभी बैंकों को यह निर्देश दिया है कि वो अब अपने ग्राहकों को 2000 रुपए के नोट जारी नहीं कर सकते, और तत्काल प्रभाव से, यानी आज रात से ही अब कोई भी बैंक 2000 रुपए का नोट इशू नहीं करेगा। और कल से जब आप बैंक में जाएंगे और बैंक में रखा अपना पैसा निकालेंगे तो बैंक आपको 2000 रुपए का नोट नहीं देगा, ना ही आपको कहीं एटीएम से मिलेगा। पिछले 75 वर्षों में भारत का सबसे बड़ा नोट 10,000 और 5,000 रुपए का था, जिसे वर्ष 1954 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जारी किया था। लेकिन 24 वर्षों के बाद वर्ष 1978 में आरबीआई ने इस नोट को वापस ले लिया था। इसके बाद भारत में जितने भी नोट आए वो इससे कम के ही थे। 1000 रुपए का नोट वर्ष 2000 में चलन में आया, जब देश में एनडीए की सरकार थी और प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। लेकिन इसके 16 वर्ष के बाद 8 नवंबर 2016 को 1000 रुपए के नोट वापस ले लिए गए और इन्हें लीगल टेंडर से बाहर कर दिया गया। इसी को आप नोटबंदी के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद नवंबर 2016 में आरबीआई एक्ट के सेक्शन 24 के भाग 1 के तहत यह 2000 रुपए का नोट लॉन्च हुआ और 38 वर्षों के बाद भारत में सबसे बड़ा नोट ये 2000 रुपए का नोट ही लॉन्च हुआ था।
हालांकि यहां बहुत सारे लोगों को अभी ये लग रहा है कि आखिर 2000 रुपए के नोट अचानक से बंद क्यों कर दिए। तो इसके पीछे का सच ये है कि इस मामले में कुछ भी अचानक से नहीं हुआ है, यह बड़ी प्लानिंग के साथ किया गया है। भारत में वित्त वर्ष 2018 और 19 से ही 2000 रुपए के नोट छपना बंद हो गए थे। यानी आज से 5 साल पहले ही 2000 रुपए के नोट छपने बंद हो गए थे और इसके बाद से इनकी वैल्यू भी लगातार कम होती चली गई। 31 मार्च 2018 को देश में 6,73,000 करोड़ रुपए वैल्यू के 2000 के नोट थे, लेकिन 31 मार्च 2023 तक यह आंकड़ा सिर्फ 3,62,000 करोड़ रह गया। यानी वित्त वर्ष 2018-19 से 2000 रुपए के नोट छपने बंद हुए और जो नोट आरबीआई के पास आते चले गए वो उन्हें मार्केट सर्कुलेशन से हटाता चला गया। यानी जो आरबीआई के पास नोट आए फिर वो वापस बाजार में नहीं आए, आरबीआई ने उन्हें वापस अपने पास रखना शुरू कर दिया और धीरे 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 नोटों की संख्या कम होती चली गई। इस बात को आप इन आंकड़ों से समझिए। वर्ष 2020 में 2000 रुपए के 273 करोड़ नोट बाजार में चलन में थे, जिनकी टोटल कीमत 5,47,000 करोड़ रुपए थी। फिर अगले साल 2021 में ये 273 करोड़ नोट 245 करोड़ नोट रह गए, 273 से 245 पर आ गए और फिर वर्ष 2022 में 214 करोड़ नोट ही बचे और फिर 31 मार्च 2023 तक यानी इस साल तक 2000 रुपए के सिर्फ 181 करोड़ नोट ही भारत के बाजारों में मौजूद थे। लेकिन 30 सितंबर के बाद अब ये नोट भी पूरी तरह से वापस हो जाएंगे, यानी ये नोट अब रिटायर हो जाएगा और आप इसे 2000 रुपए की नोटबंदी भी कह सकते हैं। आरबीआई का कहना है कि उसने यह फैसला अपनी क्लीन नोट पॉलिसी के तहत लिया है। इस पॉलिसी के तहत पुराने और सड़े गले नोटों को चलन से बाहर कर दिया जाता है। अब तक 2000 रुपए के जितने भी नोट छापे गए उनमें से 89% नोट ऐसे हैं जिन्हें मार्च 2017 से पहले छापा गया था और इन नोटों की जो उम्र होती है वो 4 से 5 साल के आसपास होती है और इस नोट की उम्र भी 4 से 5 साल थी। यानी इस हिसाब से अभी जो 2000 रुपए के नोट बाजार में हैं वो तमाम नोट अपनी उम्र पूरी कर चुके हैं और इसीलिए आरबीआई ने अपनी क्लीन नोट पॉलिसी के तहत इन नोटों को अब वापस लेने का फैसला किया है। भारत में 2000 रुपए के गुलाबी नोट हमेशा से ही विवादों में रहे हैं और इस पर संसद में कई बार पहले भी बहस हो चुकी है, होती रही है। 2000 रुपए के नोट को लेकर 3 बातें कही जाती हैं। पहली बात, इनका सबसे ज्यादा इस्तेमाल टेरर फंडिंग, मनी लॉन्ड्रिंग और ड्रग सिंडिकेट में होता है। दूसरा, इससे ब्लैक मनी को बढ़ावा मिलता है और नोटों की जमाखोरी भी आसान हो जाती है। उदाहरण के लिए 1 करोड़ रुपए की बड़ी रकम भी 2000 रुपए के 100 नोटों की 50 गड्डियों में बड़े आराम से आ सकती है और यह सारा पैसा आप एक स्कूल बैग जितने छोटे बैग में रखकर कहीं भी ले जा सकते हैं, जिससे नोटों की जमाखोरी बढ़ती है और ब्लैक मनी को बढ़ावा मिलता है। और तीसरा पॉइंट ये कि ये नोट आम लोगों के पास बहुत कम होते हैं। खुद आरबीआई ने अपने फैसलों में कहा है कि भारत के आम लोग ट्रांजैक्शन के लिए इन नोटों का इस्तेमाल ना के बराबर करते हैं। तो फिर सवाल यह है कि ये 2000 रुपए के 181 करोड़ नोट आखिर किन लोगों के पास हैं और इस पर संसद में भी चर्चा हो चुकी है। दिसंबर 2022 में बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने शून्यकाल के दौरान एक यही सवाल पूछा था और उनका मुद्दा यही था कि जब 2000 रुपए के नोट आरबीआई द्वारा छापे ही नहीं जा रहे तो इनका उपयोग टेरर फंडिंग, मनी लॉन्ड्रिंग और जमाखोरी की घटनाओं में हो रहा है, तो फिर इन नोटों को लीगल टेंडर से बाहर क्यों नहीं किया जाता। उन्होंने क्या कहा था आप देखिए। सुपरस्टार शाहरुख खान और समीर वानखेड़े के बीच हुई एक व्हाट्सएप चैट दिखाएंगे जिससे आप ये समझ पाएंगे कि जब आर्यन खान एनसीबी की कस्टडी में थे तब शाहरुख खान एक पिता के रूप में कितना परेशान थे और वो किस तरह समीर वानखेड़े को बार बार व्हाट्सएप पर मैसेजेस भेजकर आर्यन खान को छोड़ने की मिन्नतें कर रहे थे। इस व्हाट्सएप चैट को खुद समीर वानखेड़े ने हाई कोर्ट में दायर की गई अपनी याचिका के साथ अटैच किया है और इसके माध्यम से उन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि आर्यन खान के मामले में उन्होंने कुछ गलत नहीं किया, उन्होंने 25 करोड़ रुपया शाहरुख खान से लेने की कोशिश नहीं की और उन पर लगे ये 25 करोड़ के भ्रष्टाचार के सभी आरोप झूठे हैं। तो बड़ी चालाकी से उन्होंने
व्हाट्सएप पर शाहरुख खान उस समय जो उन्हें मैसेजेस भेजा करते थे उसे उन्होंने अपने एफिडेविट में लगा दिया है। इस चैट में शाहरुख खान समीर वानखेड़े से कहते हैं कि मेरा बेटा इस सब का हिस्सा नहीं है, आपको ये बात अच्छी तरह से पता है कि अगर उसकी गलती है भी तो वो ना के बराबर है, उसे समझाने की जरूरत है। हमारे बीच बात हुई थी कि हम उसे बेहतर बनाने के लिए काम करेंगे लीगल तरीके से। आज मैं वो सारी चैट लेकर आया हूं और मैं आपको वो चैट्स पढ़कर बताता हूं। वो कॉपी मेरे पास है, देखिए। वो लिखते हैं, समीर साहब, मे आई स्पीक विद यू फॉर अ मिनट प्लीज। रिगार्ड्स शाहरुख खान। I know this is officially inappropriate and may be outright wrong, but once as a father, if I can speak with you, please. Love, SRK. उसके बाद ये उनको समीर वानखेड़े उनको मैसेज कर रहे हैं, प्लीज कॉल। Can't thank you enough for all the thoughts and personal insights you gave to me about my own. I will make sure that he turns out to be someone that you and I are both proud of. This incident will prove to be a turning point in his life. I promise, in a good way. और फिर वो लिख रहे हैं, God bless you. I have to come personally whenever you say and give a hug to you. तो कह रहे हैं कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मैं आपको मिलने आऊंगा, मैं आपको गले लगा लूंगा। ये शाहरुख खान कह रहे हैं समीर को। Let me please know whenever it's convenient for you. और फिर बिग रेस्पेक्ट, लव, SRK। फिर ये उनको जवाब देते हैं समीर वानखेड़े, श्योर डियर, विल कैच अप, लेट दिस गेट ओवर सून। मतलब हम मिलेंगे लेकिन पहले इस मामले को खत्म हो जाने दो। और उसके बाद वो आगे लिखते हैं, इट विल बी अ ह्यूज फेवर बिकॉज द फैमिली जस्ट वांट्स हिम होम and not get stamped with having been a convict in a notorious prison. It will really help with his future and that's why I'm making this. यानी कुल मिलाकर अगर आप ये सारी चैट्स देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि हर जगह शाहरुख खान एक बेबस पिता की तरह हाथ जोड़कर बार बार समीर वानखेड़े को मैसेज भेज रहे हैं। हर जगह यही कह रहे हैं कि एक पिता के रूप में मैं आपसे विनती कर रहा हूं, मिन्नतें कर रहा हूं, मेरे बेटे को छोड़ दीजिए। और फिर आगे हर बार उनको लिखते हैं, थैंक यू सो मच, लव, SRK। एक जगह लिख रहे हैं, प्लीज शो सम काइंडनेस माय मैन, लव, SRK। आई कैन ओनली प्लीड एंड बेग यू एज अ फादर। SRK उनको लिख रहे हैं कि मैं सिर्फ हाथ जोड़ सकता हूं और आपसे रहम की भीख मांग सकता हूं एक पिता के तौर पर। अडानी मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त की गई कमेटी ने आज किस आधार पर अडानी ग्रुप को क्लीन चिट दे दी है और कहा है कि हमारी जांच की पहली नजर में अडानी ग्रुप ने किसी कानून को नहीं तोड़ा है। बड़ी बात यह है कि इस कमेटी के गठन में केंद्र सरकार की कोई भूमिका नहीं थी। यह कमेटी खुद सुप्रीम कोर्ट ने गठित की थी। केंद्र सरकार चाहती थी कि इस कमेटी में एक सदस्य उसकी तरफ से भी हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस मांग को खारिज कर दिया था। बाद में इसी साल 2 मार्च को अदालत ने इस मामले की जांच के लिए 6 सदस्यों का एक एक्सपर्ट पैनल बनाया था, जिसकी अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज अभय मनोहर सप्रे कर रहे थे, जस्टिस सप्रे कर रहे थे। और उन्हीं की अध्यक्षता में इस कमेटी ने लगभग 2 महीने में यह रिपोर्ट तैयार की और आज इस रिपोर्ट को सार्वजनिक कर दिया गया। इस रिपोर्ट में 10 बड़ी बातों का जिक्र किया गया है। पहली सबसे बड़ी बात, अडानी ग्रुप के शेयर्स में वॉश ट्रेडिंग का एक भी सबूत नहीं मिला है। वॉश ट्रेडिंग का मतलब होता है वॉल्यूम बढ़ाने के लिए किसी कंपनी द्वारा अपने ही शेयर्स को खरीदना और बेचना। दूसरा, इस मामले में सेबी द्वारा जांच की गई, लेकिन फिर भी इस बात का कोई सबूत नहीं है कि अडानी ग्रुप ने नियमों के विरुद्ध अपने शेयर्स की कीमतों को मैनिपुलेट किया। इसे प्राइस मैनिपुलेशन कहते हैं, जिसमें किसी कंपनी द्वारा अपने शेयर्स की कीमतों में हेरा फेरी की जाती है। और हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में अडानी ग्रुप पर उसके शेयर्स के प्राइस मैनिपुलेशन का ही आरोप लगाया गया था, लेकिन इसका कोई सबूत नहीं मिला। तीसरा पॉइंट, अडानी ग्रुप ने बेनिफिशियल ओनर्स से जुड़ी कोई जानकारी नहीं छिपाई। बेनिफिशियल ओनर्स वो लोग होते हैं जिनकी किसी कंपनी के कैपिटल या प्रॉफिट में 15% से ज्यादा की हिस्सेदारी होती है, या जो किसी कंपनी में सीनियर मैनेजरियल
पोस्ट पर होते हैं, किसी मैनेजरियल ऑफिशियल के रोल में होते हैं। चौथा, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में यह आरोप था कि अडानी ग्रुप की ज्यादातर कंपनियों की हिस्सेदारी उसके प्रोमोटर्स या मालिकों के पास है और जो बची हुई पब्लिक शेयर होल्डिंग है उसे भी अडानी ग्रुप ने शेल कंपनियों की मदद से खरीद लिया है। जबकि सेबी के नियम कहते हैं कि किसी भी कंपनी में प्रोमोटर्स की हिस्सेदारी 75% से ज्यादा नहीं हो सकती। लेकिन इस जांच रिपोर्ट में यह आरोप भी साबित नहीं हो पाया और इसके मुताबिक सेबी का जो मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग का नियम है उसका अडानी ग्रुप ने पालन किया है। पांचवां पॉइंट, सेबी की जांच कहती है कि कुछ संस्थाओं ने हिंडनबर्ग रिपोर्ट के पब्लिश होने से पहले अडानी ग्रुप के शेयर्स की शॉर्ट पोजीशन ली थी, लेकिन इसमें अडानी ग्रुप की अपनी कोई भूमिका नहीं पाई गई। इसके अलावा इस रिपोर्ट में यह भी लिखा है कि सेबी को शक है कि अडानी ग्रुप में निवेश करने वाले 13 विदेशी इकाइयों के प्रोमोटर्स के साथ संबंध हो सकते हैं, लेकिन सेबी के पास इससे संबंधित ज्यादा जानकारी नहीं है। यानी शुरुआती जांच में सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाई गई कमेटी से अडानी ग्रुप को एक तरीके से कहें तो क्लीन चिट मिल गई है और यह अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। आप जानते हैं कि विपक्षी दलों ने, खास तौर पर कांग्रेस पार्टी ने, उससे भी खास तौर पर राहुल गांधी ने इसे कितना बड़ा मुद्दा बनाया था। इस मुद्दे पर संसद को न जाने कितने हफ्तों तक चलने नहीं दिया गया। पूरे देश में इसे बहुत बड़ा मुद्दा बनाकर देश के सामने रखा गया, इतना समय बर्बाद हुआ। फाइनली ये मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट ने जांच समिति बैठाई और देखिए ये सब करने के बाद अब ये पता चलता है कि इन आरोपों में कोई सच्चाई है ही नहीं।